हेलो एवरीवन, IFS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निशा। जैसे कि आप सब लोग बोल रहे थे बार बार कि मैम एक फार्मूला सीरीज लेके आई है, फार्मूलाज के लेक्चर लेके आई, जिसमें सिर्फ आप हमें सिर्फ फार्मूलाज बताए कि एक चैप्टर में कौन से फार्मूलाज है। तो वो अब आपका आ चुका है। अब हम आपको रेगुलरली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम एक टॉपिक के सारे फार्मूलाज आपको बताएंगे। आज है हमारा एपिसोड 1 जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम फाइनल तक चलेंगे। पूरा हम देखेंगे, छोटे से छोटा फॉर्मूला हम देखेंगे, बड़े से बड़ा फॉर्मूला देखेंगे, सारे फॉर्मूलाज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केमिकल काइनेटिक्स में शुरू ही हमारी होती है रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। Rate of reaction is equal to change in concentration of, now it can be reactant or product, change in concentration of reactants or products upon time, change in time, नीचे आ जाएगा change in time। फिर हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो इट इज अगेन, ये तो फिर से होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर फॉर्मूला की बात करें तो ऐसा कुछ होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी है आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऊपर तो वही आना चाहिए क्योंकि ऊपर की टर्म ही कॉन्सेंट्रेशन है। नीचे मुझे लेना पड़ेगा यूनिट ऑफ टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? ग्राम मोल अपॉन लीटर। और टाइम की हो जाएगी सेकेंड। तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी यूनिट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। आई थिंक आई शुड राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। दैट विल बी ग्राम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक जनरलाइज रिएक्शन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई एग्जाम वाल आ जाएगा तो आप उसको आराम से कर पाएंगे, जस्ट अगर आपको ये पता रहा तो। बहुत बेसिक है, हम ये 11th-12th में हमारा देख चुके हैं। सो कंसिडर आई हैव दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मैं लिखूंगी रेट ऑफ रिएक्शन। सो R इज इक्वल टू -1/A डेल्टा A बाय डेल्टा T -1/B डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय डेल्टा T प्लस 1/C डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय डेल्टा T प्लस 1/D डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाय डेल्टा T। ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं आपको बोलूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उस केस में डेल्टा की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ डेल लगाना है, दैट्स इट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के केस में डेल्टा की जगह आपको लगाना है डेल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आगे चलते हैं हमारे एम्पेरिकल रेट लॉ की तरफ।
एम्पेरिकल रेट लॉ होता है एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड। एक्सपेरिमेंटली जो भी हम डिराइव करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो हमारा होगा एम्पेरिकल रेट लॉ। तो सपोज आई हैव दिस कॉमन रिएक्शन, इसका रेट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर समथिंग, उसको मैंने डिनोट किया है n, और ये n आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। R अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा दूं तो R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। यहाँ पे K आपका हो जाएगा रेट कांस्टेंट, K हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट। अब अगर मैं जनरलाइज रिएक्शन लूं, तो R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट है मेरे, लेकिन A के पावर में समथिंग X और B के पावर में होगा समथिंग जिसको मैं नाम दे रही हूँ Y। अब X कैन बी इक्वल टू A और कैन नॉट बी इक्वल टू A, एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। शुरू में ऐसे रिएक्शंस मिले थे जिनका जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वही उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, हर रिएक्शन के लिए वो अप्लाई नहीं होता है। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू n, और n है मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं रेट कांस्टेंट्स के यूनिट की बात करूं तो वो डिपेंड करता है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो सपोज मेरा जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर है, तो उस केस में रेट कांस्टेंट मतलब k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और यू कैन राइट मोल dm इनवर्स, dm क्यूब इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, डेसीमीटर क्यूब इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, आप लीटर की जगह वैसे भी लिख सकते हैं। यही अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो उसके केस में k का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, इट कैन बी मिनट इनवर्स, इट कैन बी आवर इनवर्स, और इट कैन बी ईयर इनवर्स, कुछ भी हो सकता है, बस टाइम से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो k इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएंगे आपके रेट कांस्टेंट के यूनिट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम चलते हैं आगे, रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर। अब हम डिटेल में देखते हैं सारे फॉर्मूलाज फॉर 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर, पहला है आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन। मैंने ले ली रिएक्शन A से B। अब dP बाय dt जो है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस dA बाय dt एट द सेम टाइम इज इक्वल टू K नॉट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका रेट लॉ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करूं तो उसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू K0T। अब इसमें A नॉट माइनस AT आपका है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो चुका है वो रिप्रेजेंट करता है A नॉट माइनस AT। अब जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा उतना ही प्रोडक्ट बना होगा, दैट मीन्स A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू X। X आपका यहाँ पे है जितना अमाउंट का प्रोडक्ट आपका बना है। सो मेरा एक और इक्वेशन बन जाएगा X इज इक्वल टू K0T। सो एक ये इक्वेशन है आपके पास।
और एक ये इक्वेशन है। अब अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। अब ये ए नॉट आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो आपके ऊपर है, कैसे भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखूंगी, कोई इशू नहीं है, मीनिंग इनका सेम ही है। इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यही इसका मीनिंग है। अब अगर आपको एक सवाल आ जाए दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ साइकिल्स, तो ए नॉट जो इनिशियल हमने लिया था अपॉन 2 टू द पावर n, n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ साइकिल आपने कितने, आपने एक बार हाफ साइकिल एक टी हाफ लिया है, 2 टी हाफ लिया है, कितना लिया है, वैसे n को निकालने का अलग फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टी हाफ टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना हुआ और टी हाफ कितना हुआ, तो उससे आप मतलब अच्छा समझो कि टोटल टाइम मुझे कितना लगा यहाँ से यहाँ तक इस अमाउंट तक जाने के लिए, फिर कितना टी हाफ था मेरा, एक टी हाफ का टाइम कितना था और टोटल कितना लगा, तो मैं उससे नंबर बता सकती हूँ कि मैंने इतने टी हाफ का टाइम लिया है, इस तरह। अब हम देखते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। x इज इक्वल टू k0t, इसका ग्राफ आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मेरे पास एक और इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ है आपका जीरो ऑर्डर का, y इज इक्वल टू mx लगाया है, तो अगेन मुझे मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट है मेरे पास, मैं अगर ए टी जो है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं तो मुझे मिलेगा के नॉट टी प्लस ए टी, तो मेरा ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे इस बार मिला है स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, उसका कोई ना कोई इंटरसेप्ट है। जस्ट थोड़ा रीअरेंज किया है x इज इक्वल टू के नॉट टी को, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लेकिन स्लोप अभी आपका अलग है और x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं। ये हो जाएगा आपका दूसरा ग्राफ, जिसमें बस y एक्सिस पे मैंने 80 लिया है ए नॉट की जगह, और x एक्सिस पे तो टेम्परेचर ही है। तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन इस बार आपको मिल रहा है विथ नेगेटिव स्लोप। टी हाफ आपका है ए नॉट बाय 2k0, तो अब मैं स्मॉल ए लिखूं कैपिटल लिखूं, दोनों तरीके सही है रिप्रेजेंट करने के। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। सो ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट मेरा हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी, ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब नेचुरल लॉग को मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगी, तो मुझे मिलेगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी। एक और है विदाउट एनी लॉग, हम एक्सपोनेंशियली भी लिख सकते हैं इसको,
तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस K1T। ये है आपका फॉर्मूला। अब इसमें A0 है आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन, और AT है आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर टाइम T। तो K1 इज इक्वल टू 1/T ln ऑफ, अब कैपिटल A0 की जगह में सिर्फ A भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे स्मॉल a है आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड A माइनस एक्स है आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर टाइम T। X आपका हो जाएगा जितना प्रोडक्ट आपका बना है आफ्टर टाइम T। अब इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिखूंगी तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम में प्रोडक्ट कितना बना है वो पूछा है तो आप ये A/A माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सिर्फ रिमेनिंग और इनिशियल से ही आपका काम चल रहा है तो आप कैपिटल वाले भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे पास इक्वेशन है dx/dt इज इक्वल टू K1A माइनस एक्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A था तो मैं उसकी जगह A माइनस एक्स लिख सकती हूँ। सारे केसेस में आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप K1। Then I have another equation ln of A/A minus x is equal to K1T. So ln of A/A minus x T K1, ये हो जाएगा आपका ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। वही इक्वेशन है जो हम पहले लिख चुके हैं, बस उनको थोड़ा रीअरेंज करके आपके ग्राफ चेंज हो रहे हैं। ये हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स में से एक तो आता ही आता है। अगर उनको थोड़ा लेवल बढ़ाना है तो वो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा लगे कि ये वाला ग्राफ तो देखा ही नहीं है, बट एक्चुअल में वही इक्वेशन है, सिर्फ उसको थोड़ा रीअरेंज किया है। नेक्स्ट ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा और इसका स्लोप हो जाएगा आपका K/2.303। अगर मैं इसको उल्टा करूं A/A माइनस एक्स की जगह में A माइनस एक्स बाय A करूं, T आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा लेकिन अब स्लोप आपका रहेगा माइनस। अगेन यहाँ पे भी आपका पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगा। देखिए सिर्फ अपॉन में कर दिया तो माइनस हो जाएगा, तो स्लोप पूरा चेंज हो चुका है। ये है इक्वेशन जो मैंने नीचे के ग्राफ के लिए यूज किया है। आप अगर इसको A/A माइनस एक्स करेंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा लॉग ऑफ A माइनस एक्स और T के बीच में। तो अगेन आपको माइनस स्लोप मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। आपको एक इंटरसेप्ट मिलेगा log A। बस उन्होंने log, ये जो है ना आपका इक्वेशन log A माइनस एक्स बाय A को लिखा है log A माइनस एक्स माइनस log A, फिर वो माइनस log A आपका गया है राइट हैंड साइड में तो वो प्लस हो गया। और एक्सपोनेंशियल वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करूं जिसमें log नहीं था,
तो उसका स्लोप रहेगा e⁻−k1t। इक्वेशन आपके पास ये प्रेजेंट है, k1t, दिस इज योर इक्वेशन, और ये आपका रहेगा ग्राफ। अब अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ आपका होता है 0.693/K1। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म, सारे हमने कॉन्सेंट्रेशन देखे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड ही देखा। अगर वो प्रेशर के फॉर्म में आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे तो आपके क्या इक्वेशन आएंगे? फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो जस्ट कंसिडर कि मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें सबका ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा रेट लॉ, मतलब हो जाएगा K = 2.303/T log ऑफ P0/2P0 - PT। PT आपका टोटल प्रेशर है एट टाइम T और P0 है इनिशियल प्रेशर आपके रिएक्टेंट का। यही अगर रिएक्शन चेंज हो जाए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके चेंज हो जाए, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो हो जाएगा K = 2.303/T log ऑफ 4P0/5P0 - PT। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। आगे चलते हैं, A = C+2D। उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2.303/T log ऑफ 2P0/3P0 - PT। A = 2C2D, तो आपका हो जाएगा 2.303/T log ऑफ 3P0/4P0 - PT। ये है आपके फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन के देखे, अब हमने देखे हैं प्रेशर के। इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पे। मोस्टली आपके सवाल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं, रेयर कैसे कि वो सेकेंड ऑर्डर तक जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हमारा काम है सब देखना। R = -dA/dt = K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power 2 हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपका कुछ ऐसा दिखेगा = K2T। इसके अलावा भी उसके बस थोड़ा सा चेंज करके उसके फॉर्म चेंज होते हैं, बट पर्सनली मुझे ये इक्वेशन लर्न करना आसान लगता है, वो जल्दी ध्यान में रहता है। आप A0 - AT/A0 × AT कर दें, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसीलिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/A - x - A - x इज इक्वल टू AT, दैट मीन्स आपका कितना रिएक्टेंट बचा है आफ्टर टाइम T, और A0 आपका हो जाएगा कि कितना इनिशियली आपने रिएक्टेंट लिया था, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल a। अब ये इक्वेशन को मैं फिलहाल पकड़ती हूँ और एक केस में लेती हूँ। पहला केस, अगर मेरे दोनों रिएक्टेंट सेम रहे तो लेकिन यही इसको वहीं लिख देती हूँ पीछे। ये इक्वेशन मेरा तब रहेगा जब मेरे दोनों रिएक्टेंट सेम है, मतलब जैसे सेकेंड ऑर्डर है तो A + A ही होगा, A + B नहीं होगा। अब एक दूसरा केस आएगा जिसमें दो रिएक्टेंट मेरे अलग हो गए, A और B हो सकता है। उस केस में सो एट टाइम T = 0 इसका इनिशियल अमाउंट है स्मॉल a, इसका है स्मॉल b। एट टाइम T प्रोडक्ट आपका x अमाउंट बन चुका है, तो आपको दोनों में से x अमाउंट माइनस करना पड़ेगा।
तो अब इसमें भी आपके दो केस आ जाएंगे। सपोज मेरा A इज ग्रेटर देन B, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/t इंटू A माइनस बी ln ऑफ B A माइनस एक्स अपॉन A इंटू बी माइनस एक्स। अगर आपका A बड़ा है तो, अगर B बड़ा है तो जहां A लिखा है वहां B लिखो, जहां B लिखा है वहां A लिख दो, पूरा उल्टा कर दो। इफ B इज ग्रेटर देन A, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर, अगर दोनों रिएक्टेंट्स अलग रहे और उसमें से एक रिएक्टेंट आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो। अब अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 1/a/2। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जीरो ऑर्डर के लिए आपका टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं करता, और सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्स हो जाता है, तब डायरेक्टली कांस्टेंट इनवर्स। ये है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। ये कहाँ से आया? इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, दैट्स इट। बट पर्सनली मुझे ये वाला इक्वेशन लर्न करना, आई गेस इट इज बेटर, इट इज इजियर। ये वाला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो उस इक्वेशन पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो y एक्सिस पे मैंने ये रखा है, x एक्सिस पे मैंने टाइम रखा है, तो मुझे मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ आई हैव दिस इक्वेशन। ये हो गया रीअरेंजमेंट। अब इसका ग्राफ बनेगा तो 1/a माइनस एक्स टी, स्लोप है इसका k2, पॉजिटिव स्लोप है, और इसका कुछ इंटरसेप्ट रहेगा जो रहेगा 1/a। इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो फॉर्मूला है ये, तो ग्राफ भी आपका कुछ ऐसा ही बनेगा, टी हाफ 1/a, पॉजिटिव और पासिंग थ्रू ओरिजिन। जस्ट अ सेकेंड, यस, स्लोप होगा आपका ये पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। और ये वाला तो आपको अभी तक पता ही होगा, जो हम बहुत ही बेसिक है जो हम देखते हैं, दिस वन। ये भी एक ग्राफ है आपके पास। ये था आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इनिशियली मैंने लिया है 3a, आफ्टर टाइम t अमाउंट मेरा होगा माइनस। तो फॉर्मूला है k3 इज इक्वल टू 1/2t 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन a का 1/a²। हाफ लाइफ की बात करूं तो t हाफ हो जाएगा मेरा 3/2 अपॉन k3 1/a का स्क्वायर। ये है आपका t हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग विद द बेसिक वन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप रहेगा k3। फिर जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला लिखा है उसके बेसिस पे लिखेंगे हम, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा फॉर थर्ड ऑर्डर। आप इसको इक्वेशन को थोड़ा बहुत चेंज करके देख सकते हैं, आपको यही ग्राफ मिलेगा। हमेशा y इज इक्वल टू mx प्लस सी ही लगाना है। एक बात हम नोट कर देते हैं फॉर nth ऑर्डर, बिकॉज एक सीयूईटी पीजी में सीधा फॉर्मूला ही पूछा है फॉर nth ऑर्डर और यूनिट तक पूछा है। तो k इज इक्वल टू 1/t n-1
तो ये है आपका nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन। हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा फॉर nth ऑर्डर, अगर आप सिर्फ ये याद रख रहे हैं तो आपको बाकी अपने आप हो जाएंगे। मोस्टली सवाल आपके थर्ड ऑर्डर के ऊपर मतलब जाते ही नहीं है, थर्ड ऑर्डर के ऊपर तो जाते ही नहीं है, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पे भी कुछ पूछा गया। उनका फेवरेट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो इसमें हम दो मेथड देखेंगे जिनके फॉर्मूलाज हमारे पास है, बिकॉज मोस्टली ये सीरीज हमारी फॉर्मूलाज पर ही बेस्ड है। सबसे पहली है इनिशियल रेट मेथड। इसमें फॉर्मूला है R1/R2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 टू द पावर n। इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं लॉग ऑफ R2/R1 अपॉन लॉग ऑफ A2/A1। ओ सॉरी, इट इज R1/R2 ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। नहीं, पहले वाला ठीक था। हाँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है, यहाँ उल्टा लिखा है मैंने। यस, दिस इज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट मेथड है हमारी हाफ लाइफ मेथड। तो उसके लिए टी हाफ आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n-1। विद सम डेरिवेशन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला मिलता है लॉग ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 अपॉन लॉग ऑफ A2/A1 होल का +1। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय हाफ लाइफ मेथड। आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तरफ। सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे पैरेलल रिएक्शन। इसमें आपका A है जो आपको देगा B और वही A आपको देगा C। मतलब रिएक्टेंट आपका साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। वो 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, कितने ही बना सकता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है K1, इसका है K2। पैरेलल के लिए आप लिख सकते हो व्हेन अ रिएक्टेंट कैन फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए आपके फॉर्मूले हो जाएंगे ln ऑफ A0/AT इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू T। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होता है आपका K1/K2। सो A इज इक्वल टू A0 इंटू E टू द पावर -KT। यहाँ पे K है आपका K1 प्लस K2, प्लीज रिमेंबर दैट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस E टू द पावर -KT। अगेन यहाँ पे K है आपका K1 प्लस K2, पूरा लिखने की जगह शॉर्ट में लिखा है। और C के लिए ओके, C आपका है नहीं, अगर होता, अगर आपकी रिएक्शन होती और आपका वहां पे फिर C हो जाता, एक सेकेंड, C है, सॉरी C है K2 A0 K1 प्लस K2
1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये है आपका फॉर सी। अगर डी होता तो उसमें हम और ऐड करते जाते, K2 की जगह K3 आ जाता, K1 प्लस K2 की जगह हम लिखते K1 प्लस K2 प्लस K3। बस वैसे चेंज होता जाता और आगे आपका बढ़ता जाता। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉन्जिगेटिव रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट आपका कोई एक प्रोडक्ट देगा, फिर वहीं से आपकी रिएक्टेंट कंटिन्यू होगी और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्जिगेटिव रिएक्शन। AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस K1T। ये है आपका फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ कॉन्जिगेटिव रिएक्शन के लिए। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निकल के अब मुझे B के रिस्पेक्ट में निकालना है, सो दैट विल बी K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 इंटू e टू द पावर माइनस K1T माइनस e टू द पावर माइनस K2T। ये है आपका फॉर्मूला। अब A हो गया, B हो गया, अब मेरे पास बचा है C। सो C के लिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपका फॉर्मूला और वो कुछ ऐसा दिखता है। अभी तक CUET PG में इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आए हैं, बट द थिंग इज ईयर बाय ईयर उनका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और आपकी सिलेबस का पार्ट है, तो आपको इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। एटलीस्ट आप ऊपर ऊपर से तो थोड़ा देख ही सकते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। अब थोड़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। तो दिस इज माय रिएक्शन K1 K2। अगर मेरा K1 इज ग्रेटर देन K2 तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। आई गेस ग्राफ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो A आपका होगा कुछ ऐसा, क्योंकि रिएक्टेंट है वो तो कम होता जाएगा। B शुरू में बढ़ेगा और बाद में कम होगा, एक पीक अमाउंट पे आएगा और उसके बाद ऐसे कम हो जाएगा। C की बात करूं तो वो स्लोली आपका बढ़ेगा। दिस इज C एंड दिस इज B। अगर आपका K1 ग्रेटर देन K2 है तो यही, अगर K2 आपका बड़ा हो जाए तो आपका पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। A आपका कुछ ऐसा कम होगा, B बनते ही यूटिलाइज हो जाएगा तो ये ज्यादा पीक इसका ऊपर नहीं जाएगा, और C आपका एकदम से बढ़ जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा आपका C। क्योंकि आपका K1 स्मॉल है, K2 ज्यादा, तो थोड़ा भी अगर B बन रहा है तो वो जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये था आपका कॉन्जिगेटिव रिएक्शन। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन। K1 और K इनवर्स। K1 और K इनवर्स की जगह हम KF और KB भी यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड इसका एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा XE अपॉन XE माइनस x इज इक्वल टू K इनवर्स प्लस K1 इंटू T। अब जो जिस टॉपिक पे को रिवर्सिबल रिएक्शन में से ज्यादातर सवाल आ सकते हैं वो इस टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं अलग अलग रिएक्शंस देके, तो अब हम वो देखेंगे। सो पहला है आपका, एक तो आपने देख लिया A और B, जिसमें हमने क्या किया, इनिशियल अमाउंट इसकी A है और इसकी कुछ भी नहीं है और बाद में इसका X अमाउंट बनेगा और ये A माइनस X होगा। सपोज मैं यही रिएक्शन ले रही हूं, इसको मैं KF और KB करती हूं। अब मैंने क्या किया, एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पे अमाउंट A है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ B अमाउंट मेरा इनिशियली ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आफ्टर टाइम t मेरा हो जाएगा A माइनस एक्स और B प्लस एक्स, क्योंकि मेरा A कन्वर्ट हो रहा है B में। तो नेट रेट मेरा इस रिएक्शन के टाइम पे हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो ये हो जाएगा आपका नेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अगर मैं थोड़ी चेंज करूं रिएक्शन, अगेन यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 0 कुछ नहीं है, आफ्टर टाइम t x अमाउंट बनेगा तो दोनों में से मुझे x अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा नेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो आपका नेट रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अगेन इफ यू आर चेंजिंग द रिएक्शन, अब यही वाली रिएक्शन है लेकिन मैं क्या करूंगी, सेम अमाउंट ऑफ ले रही हूँ, ए और बी है लेकिन उनके अमाउंट सेम है, और यू कैन राइट 2a गिविंग c। तो यहाँ पे 2a है, ये x है, और ये 2a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x। तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हो जाएगी kf a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के बी इंटू, ये हो जाएगी आपकी नेट रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही जब आप अलग अलग रिएक्शंस करेंगे तो आपको अलग अलग नेट ऑफ रिएक्शंस मिलेंगे। हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका मीनिंग सिर्फ ये है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है। That means di by dt is equal to 0। इतना ही, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसको अप्लाई करते हैं अलग अलग रिएक्शंस पे। ओके जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू ऐड सम पेजेस। ओके आई थिंक दैट विल बी इनफ। सो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, और सम विल से मिशेलिस मेंटन इक्वेशन। तो उसमें हम कंसिडर करते हैं 2 स्टेप में प्रोसेस हो रही है। आई डोंट नो मैं ये कॉन्सेंट्रेशन का क्यों दे रही हूँ, सॉरी। E प्लस एस रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, मुझे देगा एक कॉम्प्लेक्स ई एस, दैट विल बी स्लो स्टेप, और मुझे फाइनली देगा प्रोडक्ट, और मेरा E वैसा का वैसा। इसमें E है आपका एंजाइम, S है आपका सबस्ट्रेट या सब्सटेंस, और ई एस आपका हो जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें मिलता है ई एस इज इक्वल टू ई नॉट इनिशियल अमाउंट ऑफ एंजाइम इंटू एस अपॉन के एम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस सबस्ट्रेट। V naught is equal to V max into concentration of substrate upon Km plus concentration of substrate। अब इसमें हम सारी वैल्यूज का मीनिंग लिखेंगे, सारे टर्म्स का मीनिंग लिखेंगे। तो V naught है आपका
इनिशियल वेलोसिटी, वी मैक्स है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। और के एम आपका हो जाएगा माइकेलिस या मिशेलिस कांस्टेंट। इसके अलावा हमारे पास लीनवेवर बर्क प्लॉट भी है, जो होगा 1/V0 इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स अपॉन इंटू 1/S प्लस 1/V मैक्स। इस पे आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अरेनियस इक्वेशन। आपको शायद लगा होगा कि मैम भूल गए क्या, ये तो पढ़ा ही नहीं। इसके भी फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा आज का लास्ट है। तो इसका इक्वेशन है k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें ई ए आपका है एक्टिवेशन एनर्जी, और ए है आपका फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और वी कैन से फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ln ऑफ k1/k2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। अगर मैं इसमें थोड़ा विदाउट मतलब लॉग लगाने से पहले, लिमिटिंग लॉग लगाने से पहले, ऐसे ही जब हम इंटीग्रेट करते हैं विदाउट लिमिट्स, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है 1/T प्लस ए। ये इक्वेशन आपको मिलता है जब आप इंटीग्रेट करते हो विथ लिमिट्स, और ये मिलता है आपको जब आप विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेट करते हो। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये वाला ग्राफ आई गेस 2 या 3 बार पूछ चुके रिसेंट ईयर्स में, पुराने सीयूटी में नहीं, रिसेंट ईयर्स में। ई ए अपॉन आर, और ये हो जाएगा आपका ln ऑफ ए। सो ये है आपका ग्राफ फॉर अरेनियस इक्वेशन। अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन मेरा कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, मुझे 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये अब इसका ग्राफ बनाऊंगी तो सब लॉग के फॉर्म में आएगा। अगर log k और 1/t के बीच में ग्राफ है तो आपका स्लोप है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यही ln k और 1/t के बीच में है तो माइनस ई ए अपॉन आर। आई होप आपको फर्क समझा होगा। और आप स्लोप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ग्राफ, वो आपको स्लोप पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से मेंशन करके बता रही हूँ। वी हैव अनदर इक्वेशन, और अगर इसका ग्राफ निकालना हो तो अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स कर दें। तो मुझे मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज जो आपके काम के हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम कोई नेक्स्ट टॉपिक पे पूरे फॉर्मूलेज देखेंगे कि जो आपके काम के हैं, जिसमें से आने के चांसेस ज़्यादा है। सो लास्ट में मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक कोई नहीं ली है तो IFS आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी फ्री ऑफ, सॉरी 1 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। एंड अगर आपको उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज चाहिए, लाइक स्कॉलरशिप टेस्ट, मॉक टेस्ट, या जो हमने 21 का धमाका रिलीज किया था, वो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी IFS के वेबसाइट पे। बस आपको एग्जाम और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और लर्न फ्री सेक्शन में जाके, ऑनलाइन टेस्ट में जाके आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
इवन आपको CUET PG के सारे PYQ के जो पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।